आज का हमारा यह वीडियो कक्षा 12वीं गणित के असाइनमेंट 2 पर है, जो कि अक्टूबर माह का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, आव्यूह क्या है, और 2/2 का हमको आव्यूह इस प्रकार रचना करनी है। तो चलिए बिना टाइम गंवाते इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हल में देखिए, यदि हम एक कोई आव्यूह लेते हैं 2/2 का, तो इसका जो एलिमेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है A11, A12, A21 और A22 के फॉर्म में। और यहाँ पे इसके लिए जो हमको फार्मूला दिया हुआ है AIG, ये दिया हुआ है I + 2j पावर 2/2, जहाँ पे I क्या है, देखिए I क्या है हमारा, ये है रो है, और j क्या है, कॉलम है ना। तो रो जो कि 1 2 होगा और कॉलम भी 1 2 होगा इस प्रकार। तो आगे जैसे हम A11 ज्ञात करते हैं, है ना, यहाँ पे अतः A11 तो मान रखते जाएंगे इस फार्मूले I + 2j में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम I का मान 1 फिक्स करते हैं और j का मान 1 2 वेरी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रकार रखने पर तो पहले I का मान हम 1 रखेंगे दो मानों के लिए। तो ये 1 + 2 × 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। इस क्रम में A12 निकालेंगे, I का मान 1 और j का मान हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे अपॉन में 2 और ये होल स्क्वायर। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 धन 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 का वर्ग यदि हम करते हैं तो ये मिलेगा हमको 25/2। अब देखिए I को हम पहले फिक्स किए थे 1, अब I को फिक्स कर देते हैं हम 2, क्योंकि पंक्ति भी कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। और इस प्रकार j का मान 1 2 पुनः हम क्या कराएंगे, वेरी कराएंगे। तो अब हमको मिलेगा I का मान हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1, I का मान 2, j का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए हमको क्या वैल्यू मिलने वाला है, 2 × 2 और 2 धन 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 4, और 4 का वर्ग है 4 × 4 = 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 मिल जाएगा। इसी क्रम में हम A22 निकालेंगे, I और j दोनों को मान 2 रखेंगे तो 2 धन 2 × 2/2 और इसका होल स्क्वायर जैसे हम करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा हमको 36/2 और 36 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे जो शुरू में मैंने a का मान लिखा हुआ है, यहीं पे हमको इन वैल्यू को A11 A12 A21 A22 को वैल्यू को हमको क्या कर देना है, वो पुट कर देना है ना। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर जो हो जाएगा, अतः वह आव्यूह क्या हो जाएगा, A = A11 का मान देखिए हम पहले लिख दिए 9/2, A12 का मान 25/2 और इसका मान 8 और इसका मान हो जाएगा 18। तो इस प्रकार इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये पहले प्रश्न का अ था। अब दूसरे प्रश्न का हम ब प्रश्न देखते हैं। देखिए, 3 बिंदुओं के सररेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए। डिटरमिनेंट का है ये प्रश्न और इसको हमको कोलिनियर प्रूव करना है ना। तो हल में देखिए, ये हल इसका क्या हो जाएगा, हल में कि किस प्रकार इसको आप लिखेंगे अपने असाइनमेंट में 3 बिंदुओं कौन कौन सा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख होते हैं यदि, पहले हम कंडीशन लिखेंगे। संरेख का मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, कोलिनियर, उसको हम संरेख कहते हैं ना। तो उसका जो कंडीशन क्या होता है, इस प्रकार सारणिक में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, दिस इज इक्वल टू, यदि 0 हो जाता है तब जो 3 बिंदुएं दिए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं। अर्थात यदि ये सारणिक का मान 0 मिलता है हमको तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, अतः दिए गए जो बिंदु हैं, है ना, दिए गए बिंदु क्या दिया हमको, a दिया है, इसका मान है a b + c, b दिया हुआ है b c + a, और इस प्रकार अंतिम बिंदु c दिया हुआ है c a + b। तो यदि इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 से तुलना करें तो देखिए ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2, और ये हो जाएगा x3 और y3। तो जब यहाँ पे हम मान निकालेंगे, है ना, जब हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्राप्त करेंगे, तब यहाँ पे देखिए हम पहले मान रख देते हैं इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1।
इसमें हम मान रख रहे हैं, कौन सा मान, ये जो ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए x1 x2 x3 तीनों में x1 x2 x3 क्या दिया हुआ है, a b c दिया हुआ है। उसके बाद y1 y2 y3 क्या दिया है, ये देखिए b प्लस सी, ये c प्लस ए और ये a प्लस बी और ये 1 1 1 इस प्रकार। अब जैसे इसमें हम एक संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया कौन सा लगाएंगे, देखिए हम C1 को चेंज कर रहे हैं और कैसे चेंज कर रहे हैं, C1 और C2 को जोड़ देना है, इसको कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दे रहे हैं कॉलम 1 को चेंज करके। तो ये क्या मान मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए क्रम अलग अलग होंगे लेकिन मैं इसको क्रम को ए बी सी के फॉर्म में ही लिखा हूँ। उसके बाद b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी और ये आपका 1 1 1। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पहला जो कॉलम है वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कॉमन है ना, तो C1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, इस प्रकार उभयनिष्ठ लेने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद कॉलम 1 में केवल 1 1 1 बचेगा और ये आपका b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी। उसी प्रकार तीसरे कॉलम में 1 1 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए सारणी को हल करने का एक प्रगुण है कि यदि कोई भी दो कॉलम के सभी संगत अवयव या दो पंक्ति के सभी अवयव एक दूसरे के बराबर हो तो क्या होते हैं, वो जीरो हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए चूंकि C1 जो है पूरी तरह किसके बराबर है, C3 के, तो ये वैल्यू इसका मान कितना हो जाएगा, इस सारणी का मान जीरो हो जाएगा। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और उसका मान इंटू में जीरो, तो इस प्रकार जीरो। तो ये देखिए इस सारणी का मान हम लेकर चले तो आप लिखेंगे चूंकि x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए जो बिंदु हैं वो क्या हैं, सररेख हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कि तीन संख्याओं का योग 6 है, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या से जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना हल में कि माना वे तीन संख्याएं क्या क्या है ना, माना वे तीन संख्याएं x y और z है ना। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z है। तब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे पहला कह रहा है कि तीनों का योग 6 है अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। दूसरा कहता है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, इस प्रकार तीसरी संख्या क्या है, जेड है, और दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या मतलब y में जोड़ दें इस प्रकार, तो हमको क्या प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। देखिए और क्या कहता है, और कहता है पहली और तीसरी को जोड़ने पर, पहली और तीसरी मतलब हो जाएगा x प्लस जेड, क्या प्राप्त होता है, दूसरे का दुगुना, दूसरा क्या है y, इसका हमको दुगुना प्राप्त होता है। या फिर इसी को सभी x y जेड को लेफ्ट तरफ ले लें तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड, इसी को हम आगे बढ़ा दिए एक स्टेप इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हमको पहला समीकरण मिल गया, ये दूसरा समीकरण मिल गया और ये तीसरा समीकरण मिल गया। तब इसको आगे जैसे हम हल करते हैं तो चूंकि आव्यूह विधि से हमको हल करना है तो दिए गए या ये जो समीकरण मिला हुआ है हमको, समीकरण निकाय है ये, चूंकि 3 समीकरण है हमारे पास, तो समीकरण निकाय का जो आव्यूह रूप होगा, सबसे पहले हम आव्यूह रूप लिख लेते हैं इसका, उसके बाद आव्यूह विधि से इसका हल करने को हम आगे देखेंगे। आव्यूह रूप क्या होता है, आव्यूह रूप होता है ax इक्वल टू बी होता है, जहाँ पे देखिए a का मान क्या होगा, a का मान देखिए a क्या होगा, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, उसी को हम a के रूप में लिखते हैं। तो देखिए पहले लाइन में मतलब पहले पंक्ति में एक्स वाई जेड के गुणांक लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद दूसरे समीकरण में x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये है 0। उसके बाद y का गुणांक 1, z का गुणांक 3। उसी क्रम में तीसरे समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक
-2 और z के गुणांक 1। अब x क्या होगा, x होगा हमारा x y z, कैपिटल X है ना। उसके बाद b का जो मान होगा, b मतलब क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी जो बराबर के बाद वाले हैं, है ना, दाएं तरफ। तो ये क्या कह दिया, पहले समीकरण में 6, दूसरे में 11 और तीसरे में 0। अब जैसे हमको a मिला है, पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे कि चूंकि आव्यूह विधि से हल करना है तो हमको a का प्रतिलोम ज्ञात होना चाहिए। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के पहले उसका अस्तित्व है कि नहीं हम देखते हैं, मतलब मापांक निकालते हैं, है ना। तो मापांक निकालेंगे तो देखिए इसको हम r1 के सापेक्ष में प्रसार कर देते हैं। r1 मतलब 1 1 1 के सापेक्ष में। तो ये 1 इंटू ये हो जाएगा 1 एकम 1 ऋण 2 तिया 6, चूँकि ऋण 2 है इसलिए ये धन हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस प्लस होता है तो ये -1। उसके बाद इस रो और कॉलम को छोड़ दो तो ये 0 एकम 0 हो गया, ऋण 3 एकम 3। उसी क्रम में धन 1 आ जाएगा, तीसरा एलिमेंट ये वाला। और उसके बाद इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये 2 0 0 ऋण 1 एकम 1। इसी को आगे यदि हम हल करते हैं तो देखिए 6 धन 1 ये हो जाएगा 7, ऋण ये ऋण 1 और ऋण 3 गुणा होकर कितना हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 1। इस प्रकार 7 3 10, 10 में गया 9 मिल गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मापांक यदि 0 के बराबर नहीं है तो उसका अस्तित्व होता है दिए गए प्रतिलोम का। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A इनवर्स का अस्तित्व है, A इनवर्स का अस्तित्व है। तब इस निकाय का जो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल कहने का मतलब इसका जो है एक फिक्स हमको मान मिलेगा x y z का। अद्वितीय हल क्या होता है, x इक्वल टू A इनवर्स B होता है। यहाँ पे जो हम समीकरण लिखे देखिए x बराबर B आव्यूह रूप, तो a को इस प्रकार राइट की ओर हम तिर्यक गुणा करें तो A इनवर्स हमको प्राप्त होता है इस फॉर्म में, x इक्वल टू A इनवर्स B। इस रूप में हमको हल करना है। तो A इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। एडजॉइंट A ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट A ज्ञात करने के पहले, सहखंडज A ज्ञात करने के पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, उसका सहखंड ज्ञात करते हैं। तो इसमें आगे देखिए, तो सहखंड ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, A11 निकालेंगे। देखिए तो A11 क्या होता है, ये होता है -1 के पावर में 1 + 1, और ये होता है M11। और M11 क्या है, अब देखिए -1 के पावर में ये हो जाएगा 2। M11 मतलब क्या है, पहले एलिमेंट को छोड़ देने से उस रो और कॉलम को हमको छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा 1 3, है ना, 1 3 और -2 1, तो ये हो जाएगा 1 3 -2 1। इसको हमको हल करना है। तो जैसे हम इसको हल करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, 1 एकम 1 ऋण 3 दूनी 6, क्योंकि ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो हमको मिल गया यहाँ पे 7, इस प्रकार 7 मिल गया। इसी क्रम में हम A12 निकालेंगे। A12 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 के पावर में 1 + 2, और M12 दूसरे एलिमेंट के लेंगे तो जहाँ पर वो एलिमेंट होगा उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 0 3 1 1, दिस इज इक्वल टू -1 0 0 ऋण 3 एकम 3, तो हो जाएगा धन 3। इसी क्रम में A13 निकालेंगे तो -1 के पावर में 1 + 3। अब तीसरे एलिमेंट के लिए रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 -2, गुणा कर दिए तो देखिए ऋण 1 का घात 4 आ रहा है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे इस फॉर्मूले को सहखंड ज्ञात करने के लिए, तो ये हो जाएगा ऋण 1 के घात में 4 मतलब धन 1 हो जाएगा, और 2 0 0 ऋण 1 एकम 1। तो इस प्रकार हमको मिल गया यहाँ पे ऋण 1। इसी क्रम में अब पहले पंक्ति के तीनों एलिमेंट मिल गया, अब दूसरे पंक्ति के तीनों एलिमेंट निकालेंगे तो A21 -1 के पावर में 2 + 1, और ये हो जाएगा 1 1 -2 1। जिस भी एलिमेंट को ले रहे हैं उस रो और कॉलम को आपको छोड़ना है। तो उसके बाद जो एलिमेंट मिलेगा उसका सारणिक का मान निकाल देना है। तो देखिए -1 के घात में 3 होगा तो ये ऋण 1 होगा, गुणित 1 एकम 1 ऋण ऋण 2 एकम 2, तो इस प्रकार ये मिल गया हमको -3। इसी क्रम में A22 निकालेंगे तो -1 के पावर में 2 + 2, इसके लिए एलिमेंट जब हम छोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 1 1 1 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये तो धनात्मक ही होगा, ये हो गया 0। इसी क्रम में हम A23 निकाल लेते हैं, एक अंतिम एलिमेंट इसके पंक्ति के लिए, तो हो जाएगा 2 + 3, और यहाँ रो और कॉलम के जो एलिमेंट हैं 2 3 के वो है 1 1 1 -2। तो इस प्रकार देखिए ये ऋण 2 एकम 2 और ये ऋण 1 एकम 1।
तो ऑलरेडी ये माइनस होगा पहले, क्यों? क्योंकि ऋण 1 के घात में 5 है। तो इस प्रकार हमको यहाँ कितना मिल गया अंतिम एलिमेंट, ये मिल जाएगा हमको +3, क्योंकि ऋण 3 गुणित ऋण करेंगे तो ये हमको धन 3 मिल गया। तो इस प्रकार देखिए हमको 6 एलिमेंट प्राप्त हो चुके हैं। अब अगला जो एलिमेंट हमको लाना है वो तीसरे पंक्ति के लिए है। तो तीसरे पंक्ति के लिए देखिए ये हो जाएगा A31, तो -1 के पावर में 3 + 1, और इसका जो उप सारणी का मान होगा A31 का, ये है 1 1 और 1 3। तो देखिए ये ऋण 1 का घात 4 मतलब धनात्मक, तो केवल इसे गुणा करना है, 3 एकम 3, और ये ऋण 1 तो 2 हो गया। अब आगे देखिए ये दूसरा एलिमेंट तीसरे पंक्ति का, ऋण 1 के घात में 3 धन 2, और 3 2 का जो एलिमेंट है वो है 1 1 0 3। तो इस प्रकार ये ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि ऋण 1 का घात 5 हो रहा है। 1 तिया 3 ऋण 0 कम 0, तो हो गया ऋण 3। इसी क्रम में लास्ट एलिमेंट हमको मिल जाएगा तीसरा पंक्ति का, -1 के पावर में 3 + 3, और ये एलिमेंट देगा हमको 1 1 0 1। इसको आप जो अभी हम ए माने हैं उसी को ध्यान में रखना है। जिस भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं, जैसे कि A33 को ले रहे हैं, तो उस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उसको सारणी के रूप में हम हल करते हैं। तो देखिए ऋण 1 का घात 6 तो धनात्मक, तो 1 एकम ऋण 1 शून्यम 0, अर्थात यहाँ पे मिल गया हमको 1। जैसे ही हम पूरे एलिमेंट का हम सहखंड निकाल लेते हैं, तो देखिए एडजॉइंट ए का जो मान होता है वो क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 ये हो जाएगा 23 A31 A32 A33। तो इस प्रकार एडजॉइंट ए जैसे हम निकालते हैं तो जो भी आव्यूह दिया है उसका क्या निकालते हैं, हम परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त का मतलब होता है उसको रो और कॉलम में क्या कर देना है, उसको इंटरचेंज कर देना है। तो ये A11 A12 A13, उसके बाद A21 A22 A23, और ये A31 A32 A33। इस प्रकार रो और कॉलम हम बदल देंगे तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाता है। तो जितने भी वैल्यू हमको मिला हुआ है तो उन वैल्यू को अब हम यहाँ पे रखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे रखेंगे एडजॉइंट ए। तो हम रो और कॉलम को डायरेक्ट एक साथ बदल के वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए एडजॉइंट ए का मान कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 7 3 ऋण 1, उसके बाद ऋण 3 0 3, और 2 ऋण 3 और 1। ये एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमको आगे निकालना है इस प्रश्न को हल करने के लिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान क्या होता है, देखिए क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मापांक ए। तो यहाँ पे देखिए हम सभी वैल्यू एक साथ प्राप्त कर चुके हैं। मापांक ए का मान कितना निकाले हम, स्टार्ट में 9 निकाले, और इस प्रकार हम पुनः सहखंडज ए को लिख देंगे 7 3 ऋण 1 ऋण 3 0 3 2 ऋण 3 1, ये इस प्रकार। अब जैसे इस प्रश्न को हम आगे करते हैं, अब हमारा जो मुख्य हल आ रहा है जहाँ पे हम x y z का मान निकालेंगे। तो चूंकि x बराबर क्या होता है, ये होता है a इनवर्स b। अब a इनवर्स हम निकाल चुके हैं 1/9 7 3 1 -3 0 3 और 2 -3 1, और इनटू में b का मान देखिए हम कांस्टेंट वैल्यू देखे थे जब समीकरण हल किए थे 1 2 3 में, तो क्या क्या था 6 11 और 0 था। इस प्रकार अब दो आव्यूहों को हम गुणा कैसे करते हैं उसी नियम को हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए इसमें हम पंक्ति में आगे बढ़ते हैं और इसमें हम कॉलम में इस प्रकार नीचे आते हैं। तो गुणा जैसे करते जाएंगे तो हो जाएगा 6 7 42 ऋण 11 तिया 33 और 2 शून्य 0। इस प्रकार इसमें हम एक एक एलिमेंट बढ़ते जाएंगे पंक्ति में, इसमें एक एक एलिमेंट नीचे आते जाएंगे कॉलम में, और सभी में धन के चिन्ह लगते जाएंगे। यदि ऋण है तो ऋण का गुणा करेंगे। तो ये पहले पंक्ति का गुणा हो गया, दूसरा पंक्ति गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 धन 11 शून्य 0, और ये आपका ऋण 3 शून्य 0। अब तीसरा एलिमेंट 6 कम 6 धन 11 तिया 33। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारा -1 है ना, ये देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे -1, तो ये ऋण 6 हो जाएगा, और धन 1 शून्य 0, ये वैल्यू मिल गया। इस प्रकार 1/9 42 में 33 घटाते हैं तो 9 बचेगा, ये हो गया 18, और यहाँ पे 33 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27। इस प्रकार तो यहाँ पे देखिए ये जो x
लिखते जा रहे हैं हम कैपिटल एक्स, एक्चुअल में ये इसके एलिमेंट क्या है आव्यूह ग्रुप में, ये है एक्स वाई जेड। अब जैसे 9 का गुणा कर देंगे, देखिए 1/9 का जैसे हम गुणा करते हैं 9 18 7 के साथ, तो क्या क्या मिलेगा हमको, गुणा कर दो सभी एलिमेंट के साथ, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। अब देखिए दो अवयव एक दूसरे के बराबर है और इसके क्रम भी क्या है, समान है। तो जैसे हम इसको तुलना करते हैं तो x की जगह में 1 है, y की जगह में 2 है और z की जगह में कितना है, 3 है। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न का अवयव विधि से जो हल है वो आपको x y z का इस प्रकार यूनिक वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि यदि एक अवयव दिया हुआ है तो हमको सिद्ध करना है a n के फॉर्म में, ये ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहला जो उपयोग करेंगे, 11वीं आप लोग पढ़े हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, ध्यान देंगे। इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से हमको हल करना है। हालांकि अवयव का गुणा जो है यहाँ पे उपयोग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यह सिद्ध करने के लिए या इस परिणाम को सिद्ध करने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे आप करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे या गणितीय आगमन से सिद्ध करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है देखिए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें स्टेप नंबर 1, चाहो तो आप स्टेप लिख सकते हो और ना लिखो तब भी चलेगा, है ना। तो पहला हम क्या करते हैं इसको कि n = 1 के लिए सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह n बराबर जब हम 1 लेते हैं, क्या उसके लिए यह जो कथन है वह सही है ना। यहाँ पे n क्या है देखिए, ये है n है नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, इस प्रकार। तो n = 1, तो ये जो कथन दिया हुआ है a n = उसके जगह हम क्या रख देंगे, a की जगह n की जगह 1 रख देंगे, तो ये a की पावर में 1 और राइट साइड में देखिए ये cos n का मान 1 रखेंगे तो cos थीटा मिलेगा, फिर ये sin थीटा मिल जाएगा, फिर माइनस sin थीटा मिलेगा और अगला cos थीटा मिल जाएगा, देखिए इस प्रकार। तो यदि हम a का मान 1 रखते हैं तो हमारा जो कथन है वो सत्य है। देखिए शुरू में ही दिया है a बराबर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह कथन n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसे हल करना है, इसको सत्य है। अब जो स्टेप नंबर 2 जो होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, ये जो कथन दिया हुआ है n के लिए उसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि माना यह जो कथन है n = a के लिए क्या है, सत्य है ना। इसको हम सत्य मान लेंगे, अर्थात n की जगह k रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के = cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा, इसको मान लेना है अगले स्टेप में। अब जब हम इसका तीसरा स्टेप जब हम आएंगे, जो कि लास्ट स्टेप और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं पे लोग थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। तो ये क्या होगा देखिए, स्टेप नंबर 3 में अब n की जगह में हम क्या रखेंगे, k की बजाय k+1 के लिए सत्यता की जांच, है ना, सत्यता की जांच। देखिए यदि हम n = k मानते हैं, मान लिया सत्य है। यदि n के बजाय एक स्टेप और आगे करते हैं, n की बजाय हम एक स्टेप और आगे करते हैं, तो जैसे यहाँ पे n था तो n थीटा आया है, k है तो k थीटा आया हुआ है, तो k+1 ले रहे हैं तो k+1 थीटा यदि हम ले आते हैं तो ये जो कथन है प्राकृतिक संख्या n के सभी मानों के लिए ये सत्य होगा, है ना। तो चलिए, तो ये जो a की पावर में k+1 होगा, n की जगह कितना रखेंगे, k+1, तो ये क्या हो जाएगा, घातांक के नियम से इस प्रकार गुणा में लिख सकते हैं। अब आगे देखिए ये a के क्या है, एक्चुअल में a के है हमारा cos k थीटा, क्योंकि a के को हम सत्य मान चुके हैं। देखिए दूसरे स्टेप में तो a के जगह में हम cos k थीटा माइनस sin k थीटा और यहाँ पे sin k थीटा और फिर से यहाँ पे cos k थीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a का मान रख दें आप, a जो स्टार्ट में दिया हुआ है ये है cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, है ना, माइनस sin थीटा और cos थीटा, इस प्रकार। तो जैसे ही गुणा करेंगे इसको भी सेम गुणा करना है जैसे इसके पहले प्रश्न में है। इसमें हम रो में आगे बढ़ेंगे, इसमें हम कॉलम में नीचे आएंगे।
तो कॉस के थीटा साइन के थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ हमको गुणा करते जाना है। तो देखिए गुणा में क्या होगा, गुणा को इसमें विशेष ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद साइन के थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन के थीटा और साइन थीटा। उसी क्रम में इसका जो अगला एलिमेंट जो मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार। तो ये पहले पंक्ति का गुणा हो गया। अब दूसरे पंक्ति का जब गुणा करेंगे तो माइनस साइन के थीटा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी क्रम में दूसरे कॉलम से इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन के थीटा और साइन थीटा इंटू कितना आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है गुणा करने के बाद दूसरे एलिमेंट के लिए, ये हो जाएगा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न जो है हमको एक फार्मूला देता है। क्या फार्मूला देता है, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो किसका फार्मूला है, ये कॉस ए प्लस बी का है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह हम के थीटा ले लेते हैं और बी की जगह कितना थीटा। उसी क्रम में कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये किसका है, साइन ए प्लस बी का है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी। साइन ए का मतलब कितना है, यहाँ पे के थीटा है और बी की जगह में थीटा है। इसी क्रम में नीचे देखिए ये कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी का मतलब साइन किसका, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा ये। तो ये फार्मूला दे देगा, जैसे ही माइनस हम बाहर निकाल देंगे इसमें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे ये माइनस होगा है ना, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिलेगा। तो यहाँ पर पुनः हमको साइन ए प्लस बी मिलेगा जो कि के थीटा प्लस थीटा के रूप में मिलेगा। और अगला जो प्रश्न है ये हो जाएगा आपका ये कॉस के थीटा। तो यहाँ पर भी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी मतलब के थीटा प्लस थीटा, ऐसा है ना। तो देखिए इस सभी में थीटा थीटा कॉमन है। यदि हम थीटा कॉमन निकाल देते हैं तो देखिए ये क्या मिलेगा हमको, ए के प्लस वन दिस इज इक्वल टू थीटा। जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो कॉस के प्लस वन बचेगा और ये थीटा माइनस साइन में के प्लस वन बाहर निकाल देते हैं तो थीटा। इसी क्रम में साइन में पुनः के थीटा बाहर निकाल दे तो के प्लस वन थीटा, और यहाँ पे भी थीटा कॉमन निकाल दे तो के प्लस वन थीटा। तो इसके पहले देखिए जब के था तो के थीटा आ रहा था, और यहाँ पे के प्लस वन है तो के प्लस वन थीटा आया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह कथन n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी सत्य है ना। तो सत्य है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा क्या है, सत्य है। इस प्रकार आप हल करेंगे इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यदि एक्स वाई जेड भिन्न है, ध्यान दें एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, विभिन्न का मतलब, तब ये जो सारणिक दिया हुआ है प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है आपके क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा सा इस प्रकार आप चेंज कर लेंगे। 0 हो तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए जब इसका हम हल करते हैं तो हल में क्या दिया हुआ, यदि डेल का मान 0 है ना, तो दिया है क्या दिया है, डेल इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, इस प्रकार। तो यहीं पर देखिए तीसरा कॉलम जो है दो अवयवों के योगफल से बना है, तो सारणिक के प्रगुण अनुसार हम उसको अलग अलग योगफल के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये 1 1 1, पहले में पहला एलिमेंट ले लेंगे प्लस दूसरा, जब इसका हम सारणिक हल करेंगे तो दूसरे एलिमेंट को लेके चलेंगे।
और पहला और दूसरा कॉलम जो है सेम रहेगा इस प्रकार। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तीसरा एलिमेंट क्या है इसका, दूसरा जो योगफल के रूप में है ये y क्यूब जेड क्यूब, ये इस प्रकार। तो इसको कारण जो चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि तीसरा स्तंभ दो अवयवों के योग है, इस प्रकार। अब आगे देखिए, इसी में क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए पंक्ति 1 में x कॉमन है, पंक्ति 2 में y कॉमन है और पंक्ति 3 में z कॉमन है। तो तीनों में हम x y z कॉमन निकाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, यहाँ बचेगा x y z, क्योंकि एक x y z निकल चुका है, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या किए, C1 से x, C2 से सॉरी ये R1 हो जाएगा, R1 से x, R2 से y और R3 से z उभयनिष्ठ निकालने पर। ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार कारण लिखना पड़ता है, उभयनिष्ठ निकालने पर। तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखिए यहाँ पे जो पहला जो एलिमेंट है देखिए 1 1 1, यहाँ पे लिखना भूल गया था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, सभी कॉलमों को एक दूसरे से हम बदल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या किए हैं देखिए, यहाँ पे हम किए हैं C1 को C2 कर दिए, C2 को C3 में बदल दिए और C3 को क्या कर दिए, C1 कर दिए। तो जब सभी कॉलम एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है तो उसका चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, उसको हम सेम वैसा ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस के साथ दोनों में 1 1 1 सेम सारणिक एक साथ है, तो उसको हम सारणिक को क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे उभयनिष्ठ निकाल दे रहे हैं सारणिक को, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा पूरा सारणिक, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे दूसरे वाले में क्या बच जाएगा, केवल एक्स वाई जेड। अब जैसे ही ये हल होता है तो आगे देखिए कैसे हल करते हैं हम। इसको हल करने के लिए यहाँ पे हम संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया क्या लगा रहे हैं कि R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 करके, और R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3 करके। तो इस प्रकार डेल बराबर क्या मिल जाएगा देखिए, 1 में 1 घटाएंगे तो 0, ये आपका x माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी क्रम में फिर 2 में 3 घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और ये y माइनस जेड हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर। इसी क्रम में यहाँ पे बच जाएगा 1, ये जेड, और यहाँ पे बच जाएगा जेड का स्क्वायर, और वो जो कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बचा हुआ था वो है एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ जिस भी कॉलम या पंक्ति में आपको सबसे अधिक 0 दिखेगा उसी के सापेक्ष में क्या कर देंगे, आप इसको प्रसार कर देंगे। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इस प्रकार, है ना। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए 0 के सापेक्ष में प्रसार करेंगे तो पूरा टर्म 0, तो एक स्टेप इसको कर देते हैं हम, डेल इक्वल टू 0 इंटू उस रो और कॉलम को छोड़ना है जहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं हम। तो ये y माइनस जेड जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 0। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। दूसरा 0 लेंगे तो उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये बच जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 जेड और जेड का स्क्वायर, और लास्ट में जो अंतिम एलिमेंट आएगा 1 के लिए, तो उस रो और कॉलम को जैसे आप छोड़ोगे तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, ये इस प्रकार। तो ये मिल गया। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0, ये 0 और प्लस
अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए जो तीसरा टर्म हमारा बचा हुआ है वो क्या है, 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ इसको जब हम हल करते हैं तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, इसके बाद माइनस y माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और इसके गुणा में कितना बच रहा है, ये बच रहा है 1 प्लस एक्स वाई जेड। अगला देखिए, इसमें ये तो पूरा जीरो हो गया, यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई दोनों कॉमन आ रहा है। तो पहले हम x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो a प्लस बी बचेगा, मतलब y प्लस जेड बचेगा, माइनस यहाँ पर भी x प्लस वाई बचेगा, तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो फाइनली हमारा डेल बराबर जो बचेगा वो है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जेड माइनस एक्स, और ब्रैकेट में फिर से एक्स वाई जेड। ये चार गुणनखंड मिल गया। अब यहाँ पे देखिए इस जो डेल का मान है वो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। यदि इस डेल का मान क्या हो, 0 हो, मतलब इस गुणनखंड का मान यदि 0 है ना। तो चूंकि प्रश्न में ये भी दिया है कि एक्स वाई जेड भिन्न नहीं है, इस प्रकार एक्स माइनस वाई जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब विभिन्न है, तो ये इनका जो ऋण होगा वो 0 नहीं होगा, मतलब y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और z माइनस एक्स को भी 0 के इक्वल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड विभिन्न है बोला है प्रश्न में, मतलब दोनों का अंतर 0 नहीं होगा। तो इन तीनों गुणनखंड 0 नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो अंतिम हमारा गुणनखंड बचा है वो 0 होगा, अर्थात 1 प्लस एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0। और यही चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार प्रूफ लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न, कि सारणिक के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि इतना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 सहखंड का मान हमको ज्ञात करने की आवश्यकता है, A31, A32 और A33 का मान, है ना। तो सहखंड ज्ञात करने के पहले हम उप सारणिक निकालते हैं। तो इसमें हल में देखिए, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है सारणिक A बराबर उसको हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 2 6 1 ऋण 3 0 5 5 4 ऋण 7, है ना। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम माइनर कहते हैं, उप सारणिक। उप सारणिक, तो उप सारणिक किसका किसका निकालने की आवश्यकता है, देखिए हमको जो सिद्ध करना है A31 A32 A33, है ना, इसी का हम उप सारणिक निकाल रहे हैं ताकि सिद्ध करने में आसानी हो। बाकी 6 का निकालना यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले M31 निकालेंगे, है ना। तो M31 मतलब देखिए कौन सा एलिमेंट हो रहा है हमारा, ये एलिमेंट 1। तो जब भी इसका वैल्यू निकालेंगे तो इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो हमको किसका मान मिलता है, देखिए -3 5 0 और 4, इस प्रकार। अब इसको जैसे हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 ऋण 12, और ये 5 0 0। तो इस प्रकार ऋण 12 मिल गया हमको M31 का मान। इसी क्रम में हम निकालेंगे M32 मतलब ये देखिए दूसरा एलिमेंट, मतलब 5 के लिए। तो इस दूसरे कॉलम और तीसरे रो को जैसे हम छोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 2 5 6 4। तो इस प्रकार गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 ऋण 6 5 30, ये मिल जाएगा हमको ऋण 22। इसी क्रम में हम निकालेंगे M33 अंतिम उप सारणिक, मतलब तीसरा एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 2 -3 6 0। तो गुणा करेंगे तो 2 0 0 और ऋण ऋण धन 6 तिया 18। तो ये मिल गया हमको 18। अब जैसे हमको उप सारणिक का मान मिलता है, अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं सहखंड। तो सहखंड के लिए देखिए हमको किसकी आवश्यकता है, A31 की। तो सहखंड निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे Aij दिस इक्वल टू -1 के पावर में I प्लस j और Mij, उसी के संगत उप सारणिक को लेते हैं। तो -1 Ij का मान कितना है, 3 + 1, और यहाँ पे उप सारणिक कितना लेना है हमको, M31। तो -1 के घात में 4 करने पे ये धनात्मक हो गया, और M31 का मान हम क्या निकाल चुके हैं, ऋण 12। इसी क्रम में हम A32 निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 के पावर में 3 + 2, और उसी का संगत उप सारणिक M32। तो देखिए -1 के घात में 5, तो ये -1 यहाँ पे होगा, और M32 का मान कितना दिया है, देखिए ऋण 22। तो इस प्रकार गुणा करने पे धन 22। अगला जो टर्म है वो है
A33 है ना, 3 का सहखंडज, तो -1 के पावर में 3 + 3 और उसका संगत उपसारणिक मतलब M33, तो -1 के पावर में 6 मतलब ये धनात्मक हो जाएगा, तो केवल M33 का मान लिखिए ये 18। तो इस प्रकार A31, A32 और A33 मिल गया। तो जो हमको सिद्ध करना है उसको देखिए, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, A11 A31 प्लस A12 A32 और A13 A33। यहाँ पे जो स्मॉल a दिख रहा है ये एलिमेंट है, ध्यान देंगे, है ना। तो A11 क्या है हमारे पास, देखिए 2 है, गुणित A31 कितना, -12 धन A12 दूसरा एलिमेंट कितना है, देखिए -3 गुणित A32 का मान कितना निकाले हम, 22। उसके बाद धन A13 का मान कितना है, देखिए 5 है, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे A13 और A33 का मान हम निकाल चुके गुणित में 18। तो इस प्रकार देखिए 12 दूनी 24, तो हो जाएगा ऋण 24, ऋण 22 तिया 66 और धन 18 पंचे 90। इस प्रकार ऋण 24 और ऋण 66 को जोड़ेंगे तो ऋण 90 और ये धन 90, और इसका मान हमको मिल गया कितना, 0। दोनों को जैसे हम घटा दिए 90 में 90 तो कितना मिला यहाँ पे, इसका मान 0 मिल गया। तो इस प्रकार ये हमको हमारा प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या कर देंगे, =0 कर देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे प्रूव्ड करके। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों के हल मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से इसको आप असाइनमेंट में हल कीजिए।